नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी के कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो काफी बेहतर चल रही होंगी। उनको और बेहतरीन बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान का स्वतंत्र भारत में राजनीति विज्ञान वाली किताब का अध्याय 7 क्षेत्रीय आकांक्षाएं, रीजनल एस्पिरेशंस, और आज है उसका लेक्चर नंबर 9। और बच्चों आज ये अपना लास्ट एंड द फाइनल लेक्चर होगा इस चैप्टर का, और इसी लेक्चर के साथ आज हमारा एक और चैप्टर इस बुक का कंप्लीट हो जाएगा। फिर लास्ट चैप्टर बचेगा नए बदलाव, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट, जो कि हम बात करेंगे 1990 के दौर के बाद की, 1990 का जो बात का दौर है उसकी बात हम लोग अगले अध्याय में करेंगे। और उसके साथ जो स्वतंत्र भारत में राजनीति वाली किताब है, ये किताब हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम बढ़ेंगे समकालीन विश्व राजनीति की किताब की तरफ, जो कि एक और इंपॉर्टेंट बुक आपकी है, जो कि आपको पूरे विश्व से परिचित कराएगी, विश्व की घटनाओं से परिचित कराएगी, उन घटनाओं का भारत में क्या प्रभाव हुआ उनसे परिचित कराएगी। तो वो जब कराएगी तब कराएगी, परंतु आज किस टॉपिक से परिचित कराने वाले हो सर जी, वो हमें बता दीजिए। तो आज हम लोग बात करेंगे बच्चों सिक्किम का विलय, ठीक है, सिक्किम का विलय भारत में कैसे होता है वो जानेंगे। 16 मई 1975 को सिक्किम का विलय हुआ, ये बात हम लोग आज इसमें पढ़ेंगे। फिर काजी लेम्प दोराजी खांग सरपा, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, सिक्किम के बड़े व्यक्ति हैं। समाहार और राष्ट्रीय अखंडता, जो कि एक बड़ा टॉपिक हमारा बाकी रह जाता है, वो पढ़ेंगे। ये बॉक्स का टॉपिक है, ठीक है, तो वो कवर करना है हम लोगों को। तो चलिए सबसे पहले बात जो कर लेते हैं वो सिक्किम से ही कर लेते हैं। सिक्किम का विलय, इंटीग्रेशन ऑफ सिक्किम। बच्चों देखिए बच्चों, अब आप ही देखिए कि भारत को 1947 में आज़ादी मिली। 1947 के आज़ादी के बाद गोवा को हमने बाद में लिया, जो पुडुचेरी वाला इलाका है उसको बाद में लिया, और सिक्किम का भी कुछ थोड़ा सा हाल हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जब ब्रिटिशर्स भारत नहीं आए थे उससे पहले भी सिक्किम क्या है, एक मोनार्की, एक राजतंत्र की व्यवस्था के द्वारा चलाया जाता था, राजा का राज होता था, और जो वहाँ का राजा हुआ करता था उसको चोग्याल कहा जाता था, ठीक है, चोग्याल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? चोग्याल कहा जाता था। तो चोग्याल वहाँ का राजा हुआ करता था, वो लोग राज करा करते थे, और 1642 से लेकर के 1642 से वो लोग राज कर रहे थे। और कब तक उनका राज चला? जब तक कि भारत में हमने सिक्किम का विलय नहीं कर लिया, मतलब 333 साल, 333 ईयर्स तक उन्होंने रूल करा है। कहां पर? सिक्किम पर। अब सिक्किम के अगर एक बार हम लोकेशन को समझने की कोशिश करें तो जैसे मान लीजिएगा कि भाई ये जो मेरा चेहरा है, ये मेरा चेहरा सिक्किम है। अब सिक्किम के इस साइड, लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा? भूटान आ जाएगा, ठीक है, इस साइड में, राइट साइड में नेपाल आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा? तिब्बत आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा? हमारा पश्चिम बंगाल वाला इलाका, जिसमें जो पहाड़ी इलाका है दार्जिलिंग वाला, वो वाला इलाका आ जाएगा। इस प्रकार से चारों तरफ से जो सिक्किम है वो चारों तरफ से अलग अलग जो कल्चर है वहां से थोड़ा सा घिरा हुआ है, कवर है, ओके। और कहा जाता है जो चोग्याल राजा है ये कहाँ के आए हैं? तिब्बत के आए हैं, तो थोड़ा सा तिब्बत का प्रभाव इन पर ज्यादा है। तो अब सिक्किम के विलय की कहानी को हम लोग समझते हैं। सिक्किम पर चोग्याल का राज चल रहा था, और फिर ब्रिटिशर्स क्या है, भारत आ जाते हैं, और ब्रिटिशर्स भारत आकर करके सिक्किम के साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करते हैं, उसको अपना काम करने देते हैं। परंतु कहीं एक प्रॉब्लम क्या हुई कि थोड़ा सा ब्रिटिशर्स की नेपाल वालों के साथ नहीं बन रही थी, और सिक्किम वालों की भी नेपाल वालों के साथ नहीं बन रही थी। तो अब नेपाल वालों ने क्या कर दिया कि सिक्किम पर एक बार अटैक कर दिया, और काफ़ी एरिया जो है सिक्किम का अपने अंडर में ले लिया, अपने आप के कब्जे में ले लिया। और इस चीज का जब फिर क्या हुआ कि सिक्किम ने और जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने दोस्ती कर ली, ठीक है, कि हम दोनों का दुश्मन, अपन दोनों दोस्त बन जाते हैं, वो तेरा भी दुश्मन मेरा भी दुश्मन, ठीक है। तो इसलिए दोनों ने दोस्ती कर ली, सिक्किम ने और ब्रिटिशर्स ने दोस्ती कर ली। और फिर उसके बाद एंग्लो नेपालीज वॉर होते हैं, मतलब ब्रिटिशर्स और नेपाल वालों के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें नेपाल हार जाता है, और जो टेरिटरी, जो सीमा क्षेत्र उन्होंने सिक्किम का लिया था वो ब्रिटेन वापस उनको लौटा देता है, ब्रिटिशर्स लौटा देते हैं, क्योंकि भैया हम तो दोस्त थे, तो वो वाला एरिया उनको लौटा दिया। सिक्किम की कहानी चलती रही, सिक्किम यूं आगे बढ़ता रहा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, सिक्किम का ब्रिटिशर्स के साथ भी थोड़ी सी तनबन हो गई, ब्रिटिशर्स के साथ भी थोड़ा सा तनाव हुआ। ब्रिटिशर्स के साथ तनाव हुआ तो हुआ क्यों? कारण क्या था? जो दार्जिलिंग वाला इलाका है बच्चों, दार्जिलिंग वाला इलाका क्या है कि वहाँ पे चाय की बहुत अच्छी खेती होती है, और ब्रिटिशर्स को वह वाला इलाका चाहिए था, तो वहाँ पे चाय की खेती करना शुरू करवा दिया। सिक्किम के जो चोग्याल रूलर्स उन्होंने कह दिया कि आप चाय की खेती करिए, परंतु आप हमें एक पेमेंट है, आप हमें सालाना एक पेमेंट देंगे। कुछ समय तक वो पेमेंट ब्रिटिशर्स ने दिया, परंतु फिर बाद में वो पेमेंट देना बंद कर दिया, और उसके बीच में तनाव हो गया, दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। फिर बाद में वो पेमेंट देना शुरू भी करते हैं। परंतु 1890 से 1890 से लेकर करके 1947 तक, 1890 से लेकर के 1947 तक क्या होता है कि
एक प्रकार से प्रोटेक्टरेट बन जाता है ब्रिटिशर्स का सिक्किम। प्रोटेक्टरेट का मतलब होता है एक शरणागत बन जाता है, मतलब सिक्किम किसकी शरण में हो गया है, ब्रिटिशर्स की शरण में हो गया है। तो 1890 से लेकर के 1947 तक जो है सिक्किम ब्रिटिशर्स की शरणागत हो जाता है कि भैया जितने भी मैटर्स होंगे वो ब्रिटिशर्स संभालेंगे, जो एक्सटर्नल होंगे, जैसे कि आप मान लीजिए बाहरी जो विदेशी मामले हैं, संचार का हो गया, ठीक है, ये सब जो संभालने का काम होगा वो ब्रिटिशर्स का होगा, और बाकी जो आंतरिक जितने मामले होंगे वो सिक्किम के होंगे। 1890 से 1947 तक ये कहानी चली। 1947 में भारत आजाद हुआ। तो अब 1947 के बाद भारत का ये क्या बन गया, शरणागत बन गया, ठीक है। तो 1947 से लेकर के 1975 तक सिक्किम भारत का शरणागत रहा, प्रोटेक्टरेट ऑफ इंडिया रहा, कि भाई इसकी जो प्रोटेक्शन करने की, इसको जो इसको बचाने की, इसकी संरक्षण करने की जो जिम्मेदारी होगी वो अब किसकी होगी, भारत की होगी। तो 1947 से वहां पर प्रोटेक्टरेट रूल हो गया। 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ, और जो यहाँ के रूलर थे उनकी थोड़ी सी नेहरू जी के साथ बढ़िया बनती थी। नेहरू जी की एक बात कहनी पड़ेगी, विदेश मामलों में उनका गजब का ही रोल था। हर जगह जाकर के वो अच्छे ही मतलब रिलेशन बना करके आते थे। तो सिक्किम के राजा के साथ भी उनकी बहुत अच्छी बनती थी, और उन्होंने यही कहा नेहरू जी ने कि भाई देखो, आपकी जो बाहरी मामले हैं, विदेशी मामले, मिलिट्री वाला, संचार, ये हम लोग संभालेंगे, बाकी सब कुछ आप लोग संभालिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु एक तो हम वहां पर एक अधिकारी बिठाएंगे जो कि सिक्किम को कंट्रोल करेगा, और हम थोड़ा सा चाहते हैं कि वहां पे मुख्यमंत्री, ये जो विधानसभा बने, थोड़ा सा लोकतांत्रिक तरीका है यार, थोड़ा सा अब ये स्वैग बदलो, क्या राजतंत्र। तो बोले यार नहीं नेहरू जी, तो गलत बात है, आप मतलब मेरे दोस्त होकर के मेरे पैर पे कुल्हाड़ी मारो। अरे बोले यार भाई क्यों चिंता कर रहा है, तेरे पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहा हूं, तू तो रहेगा, तुझे रखेंगे, परंतु वहां पे विधानसभा भी। बोले जब मैं रहूंगा तो फिर तो विधानसभा लगाओ, चाहे कोई सी सभा लगाओ, अपन को कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कर दिया गया, वहां पे संवैधानिक राजतंत्र स्थापित कर दिया गया, मतलब विधानसभा भी होगी, वहां का खुद की व्यवस्थाएं भी होगी, और राजा एक प्रकार से वहां का हेड होगा। इस प्रकार की व्यवस्थाएं चलती रही। परंतु फिर जब जो दोस्त थे नेहरू जी के, उनकी एक थोड़ी सी बुराई ये थी कि वो क्या थे, जब भी कहीं बाहर जाया करते थे, विदेश यात्राओं पे जाया करते थे, घूमने फिरने का बहुत शौक था, तो वो सिक्किम को एक प्रकार से इस प्रकार से दर्शाते थे कि वो भारत का हिस्सा ना होकर करके, भारत का शरणागत ना होकर करके क्या है, बिल्कुल एक फ्री है, एक अलग देश के प्रकार से दर्शाया जाता था। तो ये बात भारत को, नेहरू जी को थोड़ी अच्छी नहीं लगी। इन चीजों पर नेहरू जी ने समय समय पर उनको समझा भी दिया, और जो नेहरू जी के मित्र थे वो 1963 में प्रभु की शरण में चले गए, मतलब उनकी डेथ हो गई। 64 में नेहरू जी की डेथ हो जाती है। अब 64 में नेहरू जी की डेथ के बाद और 63 में वहां के जो राजा है, सिक्किम के राजा, उनकी डेथ के बाद उनका जो बेटा है वो वहां का राजा बनता है, क्योंकि राजतंत्र में तो ये होता है कि भाई वहां का बेटा राजा बनेगा। अब वहां का बेटा राजा बन गया। अब वहां के बेटे ने क्या करा कि एक तो भैया अपनी जो सिक्किम की लड़की है उससे शादी कर रखी थी, अब एक भैया क्या करे, अमेरिका से शादी कर करके लिया है। अब अमेरिका से जिस लड़की के साथ शादी कर करके लेकर के आए, वो थोड़ा सा कुछ इस प्रकार के आर्टिकल्स लिखा करती थी, न्यूज़पेपर में कुछ इस प्रकार की बातें लिखा करती थी, जो कि कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ हुआ करती थी कि नहीं, जो सिक्किम है वो ब्रिटिशर्स का शरणागत था, जब ब्रिटिशर्स चले गए हैं तो सिक्किम अब फिर से इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है। तो भारत ने कहा कि ये तो गलत बात है, और ये जो महिला है ये तो कहीं ना कहीं अमेरिका की एजेंट है, अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है उसकी एजेंट है। और कहा जाता था कि उस समय राजा की ज़्यादा ना चल करके उस रानी की चला करती थी, जो कि अमेरिकन थी। तो इस प्रकार से पूरा विवाद समय समय पर चलता रहा। चोग्याल रूलर्स के खिलाफ फिर धीरे धीरे आंदोलन बढ़ना भी शुरू हुआ, क्योंकि राजतंत्र में लंबे समय तक कोई भी लोग खुश नहीं हो सकते। लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू करा। फिर लोगों ने भारत की मदद मांगी। भारत सरकार ने अपनी आर्मी भेजी, और आर्मी भेज करके वहां पे मामला ठंडा कर दिया, शांत कर दिया कि भैया अब आप मिल जाइए। और फाइनली 16 मई 1975 को भारत के संविधान में एक बदलाव करा गया, और उस बदलाव के तहत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन जाता है, 22nd स्टेट बन जाता है, सिक्किम का विलय हो जाता है। ओके, तो 1975 तक की सिक्किम की ये कहानी है। इस प्रकार से सिक्किम को भारत मिलाता है। अब थोड़ा सा भारत को हमेशा से अपने सम्मान का बड़ा डर रहा। भारत को लगा कि नहीं यार, दुनिया में ये तो क्या होगी, एक बदनामी हो जाएगी, दुनिया को ऐसा लगेगा कि नहीं साहब, इंडिया वालों ने जबरन क्या कर लिया, सिक्किम को अपने आप में मिला लिया आर्मी भेज करके। बोले ऐसा बिल्कुल भी नहीं, हम फिर क्या कराएंगे, जनमत संग्रह करवाएंगे। तो वहां पर जनमत संग्रह करवाया गया 5 दिनों
दिनों के भीतर भीतर। और जनमत संग्रह में भी 60,000 से भी ज़्यादा लोगों ने ये कहा कि हम भारत में विलय होना चाहते हैं, भारत में मिलना चाहते हैं। और 1400 से 1500 जो लोग थे उन्होंने कहा नहीं नहीं साहब, हमें भारत में नहीं मिलना है। ये 1400 से 1500 लोग कौन थे? जो चोग्याल राजा था, ठीक है, वो नहीं चाहता था कि भाई मैं मिलूं, ठीक है, और जो उसके समर्थक थे वो नहीं चाहते थे। चोग्याल का कहना था कि भैया जो भारत ने पूरा खेल रचा है, यहाँ पे आर्मी को भेज करके लोगों से विरोध प्रदर्शन करवा करके, ये सब कुछ क्या है? भारत की एक साजिश थी सिक्किम को अपने आप में मिलाने की। परंतु जब जनमत संग्रह था, जनता साथ थी, जनता सर्वोपरि है, पूरी दुनिया में सर्वोपरि है, सबसे ऊपर जनता है, तो कहीं से भी कोई विरोध के सवाल नहीं उठे और ये मान लिया गया कि सिक्किम भारत का हिस्सा है। तो सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बनता है बच्चों? 22वां राज्य बनता है। ये सिक्किम की कहानी। अब आप पूछोगे कि सर जी क्या हमारे इतना आएगा? कौन सा राजा था? नेहरू जी के साथ कौन सी संधि करी? एंग्लो नेपालीज वॉर हुई या नहीं हुई? क्यों ब्रिटेन का शरणागत बना? इतना कुछ भी नहीं आएगा, इतना बिल्कुल भी नहीं आएगा, इतना आपको पढ़ना भी नहीं है। अगर इतना डिटेल में आता तो शायद मैं आपके लिए पॉइंट्स लिख करके लाता, जो कि हमारा नहीं आ रहा तो इसलिए हम ज़्यादा पॉइंट्स नहीं पढ़ेंगे। बट हमें एक बेसिक ओवरव्यू हम लोगों को पता होना चाहिए, जो अब आप जो बुक में कहानी दी गई है उस कहानी को समझने के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा कहानी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिससे कि आपके दिमाग का विस्तार हो सके, आपके ज्ञान का विस्तार हो सके। तो चलिए देखते हैं। आजादी के समय सिक्किम को भारत की शरणागति प्राप्त थी, ठीक है। जब आजाद हुआ तो 1890 से लेकर के 1947 तक किसकी शरणागति थी? ब्रिटिशर्स की थी। परंतु जैसे ही ब्रिटिशर्स गए तो सिक्किम की शरणागति किसको मिल गई? भारत को, ठीक है, कि भाई अब भारत का शरणागत होगा सिक्किम, मतलब सिक्किम ने शरण ले रखी है भारत की, और भारत की जिम्मेदारी है सिक्किम को प्रोटेक्ट रखने की, उसको संरक्षण रखने की। इसका मतलब यह कि तब सिक्किम भारत का अंग तो नहीं था, लेकिन वह पूरी तरह संप्रभु राष्ट्र भी नहीं था। तो सिक्किम पूरी तरीके से भारत का अंग भी नहीं है, पूरी तरीके से सिक्किम भारत का अंग भी नहीं है। भारत सिर्फ वहाँ के विदेशी मामलों को देख सकता है, वहाँ के सैन्य मामलों को देख सकता है, वहाँ के जो संचार के मामले हैं, दूरसंचार के मामले हैं, इनको देख सकता है, ठीक है, वित्त के जो मामले हैं। तो सिक्किम भारत का अंग नहीं, परंतु संप्रभु राष्ट्र भी नहीं है। संप्रभु राष्ट्र का मतलब क्या होता है? सॉवरेन स्टेट, जो कि आपने कक्षा 11 में मैंने आपको जब उद्देशिका पढ़ाई थी संविधान वाले चैप्टर के अध्याय 1 में लेक्चर 12 में जब मैंने आपको पढ़ाया था, तब संप्रभुता का मतलब मैंने बताया था। संप्रभु का मतलब जो संप्रभु राष्ट्र होते हैं, सॉवरेन स्टेट होते हैं, उनका अर्थ ये होगा कि हम बिल्कुल फ्री हैं। कोई भी देश हमें ये ना बताए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, हमें हमारे देश के अंदर क्या करना है क्या नहीं करना, और हमें कौन से देश के साथ संबंध रखने हैं कौन से देश के साथ नहीं रखने, ये हमें कोई दूसरा देश नहीं सिखाएगा। हम संप्रभु हैं, हम आजाद हैं, हम चाहे जैसे करेंगे। तो सिक्किम हमारा पूर्ण रूप से अंग भी नहीं था, और पूरी तरीके से वो एक संप्रभु राष्ट्र, एक पूरा आजाद राष्ट्र देश भी नहीं था। सिक्किम की रक्षा और विदेशी मामलों का जिम्मा भारत सरकार का था, जबकि सिक्किम के आंतरिक प्रशासन की बागडोर यहाँ के राजा चोग्याल के हाथों में थी। तो सिक्किम की जो रक्षा और विदेशी मामलों का जो जिम्मा था वो भारत सरकार के पास था, कि विदेशी मामले जो भी संभालेंगे वो कौन संभालेगी? भारत सरकार संभालेगी, ठीक है। विदेश में किसके साथ क्या नीति रखनी है, क्या फॉरेन अफेयर्स होंगे क्या नहीं होंगे, सिक्किम के लिए कौन से देश के साथ संबंध ज्यादा बेहतर है कौन से नहीं है, ये सब भारत सरकार तय करेगी। और आपकी रक्षा करने का, ठीक है, देखिए शरणागत का मतलब ही ये होता है बेटा, हम शरण लेते ही तब है जब हमें रक्षा की जरूरत होती है। मैं फिर एक अच्छा सा प्यारा सा उदाहरण देता हूं कि हम भगवान को कहते हैं, हे प्रभु मुझे आप अपनी शरण में लीजिए प्रभु। क्यों? क्योंकि प्रभु अब मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं, आप ही बचा सकते हैं, इसलिए आपकी शरण में आया हूं। बाकी सब कुछ मैं देख रहा हूं, मेरा काम चल रहा है, पर बस मेरी रक्षा करना, मुझे बचा लेना। तो हम रक्षा वहां से मांग रहे हैं। तो यहां पर भी यही बात है कि सिक्किम एक छोटा सा राज्य है, वो भारत की शरण में आया है, तो मुख्य उसकी रक्षा करना एक बड़ा मुद्दा था। तो रक्षा और विदेशी मामलों का जिम्मा भारत सरकार को सौंपा गया। बाकी आंतरिक प्रशासन कैसे क्या होगा कैसे क्या नहीं होगा, इन सब की जो बागडोर है वो वहां का जो चोग्याल है, जिसको राजा कहा जाता है, वो संभालेगा। ये वहां की एक तस्वीर आपको दिखाई है, भगवान बुद्ध की तस्वीर है। यह व्यवस्था कारगर साबित नहीं हो पाई क्योंकि सिक्किम के राजा स्थानीय जनता की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को संभाल नहीं सके। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत अच्छी बात मुझे लगी, ठीक है, भारत के आज़ादी के आंदोलन से लेकर करके आगे तक की बात, कि भारत के लोगों ने लोकतांत्रिक मूल्यों को बड़ी जल्दी समझ लिया। लोकतंत्र के जो मूल्य है ना उनको बड़ी जल्दी समझ लिया। आप यही बात देखिए कि आप हैदराबाद में विरोध लोगों ने करा कि नहीं साहब हमें तो भारत सरकार के साथ मिलना है, जूनागढ़ में विरोध हुआ कि नहीं हमें तो भारत सरकार के साथ मिलना है। तो लोकतांत्रिक मूल्यों को लोगों ने समझ लिया कि नहीं साहब लोकतंत्र सबसे बेस्ट है, और लोकतंत्र के लिए अगर सबसे बेस्ट कोई स्थान है तो वो भारत से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए भारत में मिलो, लोकतंत्र के साथ जियो। लोकतंत्र की उम्र हजारों साल है, ये राजतंत्र वाजतंत्र बेकार है।
इनके साथ नहीं रहना। और सबसे और भी एक अच्छी बात, लोकतंत्र मूल्यों का होना, उन मूल्यों के बारे में जागरूक होना और उन मूल्यों के पाने के लिए संघर्ष करना, यह बड़ी बात है। मतलब आप सोचिए कि कितना संघर्ष तो आजादी पाने के लिए, ब्रिटिशर से आजादी पाने के लिए संघर्ष करा गया, और फिर उसके बाद हर रजवाड़ों ने कोशिश करी कि भैया एक आंदोलन और हो, किस लिए, कि भारत में मिलने के लिए। और भारत में क्यों मिलना है, क्योंकि हमें लोकतंत्र को पाना है। तो लोकतंत्र के मूल्यों को समझना, उन्हें स्वीकार करना और उनको पाने के लिए संघर्ष करना, ये सच में मैं भारत के लोगों की दाद देता हूं। और मैं हमेशा कहता हूं ना कि लोकतंत्र जनता की व्यवस्था है, जनता का सिस्टम है बच्चों। और अगर आज हमारी व्यवस्था, हमारा सिस्टम होगा तो उसको चलाना, उसको सुधारना, उसको बिगाड़ना हमारी जिम्मेदारी है। तो ये हमारा सिस्टम है, हमें संभालना होगा, हमें बनाना होगा। हम इसे अच्छा भी बना सकते हैं, हम इसे बुरा भी बना सकते हैं। लोगों ने इसको अच्छा बना करके इसको जीने की कोशिश करी है। तो लोगों में लोकतंत्र की आकांक्षाएं थी, इच्छाएं थी, तो वहां का राजा लोकतंत्र के तो बिल्कुल सपोर्ट में होते ही नहीं, कभी नहीं चाहेंगे। राजा तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि लोकतंत्र के सपोर्ट में हो। तो लोकतांत्रिक जो आकांक्षाएं थी उनको बिल्कुल भी नहीं संभाल पाए, उनको बिल्कुल भी पूरा नहीं कर पाए। सिक्किम की आबादी में एक बड़ा हिस्सा नेपालियों का था। नेपाली मूल की जनता के मन में यह भाव घर कर गया कि चोग्याल अल्पसंख्यक लेपचा भूटिया की एक छोटे से अभिजन तबके का शासन उन पर लाद रहा है। अब सिक्किम की आबादी में एक जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो किसका है बच्चों, नेपालियों का है। ठीक है, एक जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो नेपालियों का है। और अल्पसंख्यक कौन है, लेपचा और भूटिया, ठीक है, समुदाय है बच्चों। ठीक है, तो अब नेपालियों को ये लगता था कि भैया ये जो सिक्किम का जो राजा है, जो चोग्याल है, ये क्या कर रहा है, जो अल्पसंख्यक है लेपचा और भूटिया, इनकी विचारधारा को, इनकी संस्कृति को, इनके संस्कारों को हमारे ऊपर लादने की कोशिश कर रहा है। बल्कि बहुसंख्यक तो हम नेपाली हैं, तो हमारी विचारधारा होनी चाहिए, परंतु वो भी कोई बात नहीं, परंतु ये तो हमारे, इनकी जो विचारधारा है वो हमारे ऊपर लादने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए क्या है, ये जो नेपाली लोग हैं ये विद्रोह करना शुरू कर देंगे। ये तस्वीर आपको एक दिखाई गई सिक्किम की। चोग्याल विरोधी दोनों समुदाय के नेताओं ने भारत सरकार से मदद मांगी और भारत सरकार का समर्थन हासिल कर लिया। तो चोग्याल विरोधी जो दोनों समुदाय हैं, नेपाली हो गए या और कोई जो भी वहां पे समुदाय है, उन सभी ने क्या करा, भारत सरकार से मदद मांगी और भारत सरकार का समर्थन हासिल कर लिया। सिक्किम विधानसभा के लिए पहला लोकतांत्रिक चुनाव 1974 में हुआ और इसमें सिक्किम कांग्रेस को भारी विजय मिली। यह पार्टी सिक्किम को भारत के साथ जोड़ने के पक्ष में थी। तो सिक्किम विधानसभा में जो पहला लोकतांत्रिक चुनाव हुआ वो 1974 में हुआ। बिल्कुल अच्छे तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव 1974 में हुआ। सिक्किम कांग्रेस को भारी विजय मिली। तो जो वहां की कांग्रेस थी, सिक्किम की जो कांग्रेस थी, उसको भारी विजय मिली। और ये जो सिक्किम कांग्रेस है, ये जो पार्टी है, वो भारत के साथ जोड़ने में पक्ष धरती कि सिक्किम किसका होना चाहिए, भारत का होना चाहिए, भारत के साथ जुड़ना चाहिए। ओके, ये जैसे कि वोट की, मतदान की तस्वीर आपको दर्शाई गई। सिक्किम विधानसभा ने पहले भारत के सह प्रांत बनने की कोशिश की और इसके बाद 1975 के अप्रैल में एक प्रस्ताव पारित किया और इस प्रस्ताव में भारत के साथ सिक्किम के पूर्ण विलय की बात कही गई। सह प्रांत का मतलब होता है बेटा एसोसिएट स्टेट, एसोसिएट स्टेट। ठीक है, एसोसिएट स्टेट या सह प्रांत में थोड़ी सी पावर और भारत सरकार के पास ज्यादा आने की कोशिश थी। तो 1974 में सह प्रांत की बात होती है, ठीक है, सिक्किम विधानसभा में। और फिर 1975 के अप्रैल में एक प्रस्ताव वहां की विधानसभा में आता है और उससे वो भारत के विलय में 100% हो जाता है कि वह सिक्किम क्या है, अब पूर्ण रूप से भारत का वह विलय करेगा। इस प्रस्ताव के तुरंत बाद सिक्किम में जनमत संग्रह कराया गया और जनमत संग्रह में जनता ने विधानसभा के फैसले पर अपनी मोहर लगा दी। तो भाई भारत सरकार ये चाहती थी कि कभी भी दुनिया में ये सवाल ना उठे, ये बात नहीं उठनी चाहिए कि भारत ने दबाव से किसी को जोड़ा है। भारत हमेशा लोगों की इच्छाओं के साथ चलता है और लोगों की इच्छा जानी जाएगी, इसलिए जनमत संग्रह कराया गया। और जनमत संग्रह में यह तय हो गया कि जो सिक्किम की विधानसभा कह रही है, मतलब सिक्किम का विलय भारत में होना चाहिए, उस बात पे मोहर लगा दी और 100% कह दिया कि हाँ भैया सिक्किम का विलय भारत में ही होना चाहिए। और उसके बाद फिर भारत की संसद ने भारत के संविधान में संशोधन करा और संशोधन कर करके 16 मई 1975 को 22वां राज्य जो है सिक्किम को घोषित कर दिया। ये वहां के विधानसभा की एक तस्वीर। भारत सरकार ने सिक्किम विधानसभा के अनुरोध को तत्काल मान लिया और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। तो भारत सरकार ने जो सिक्किम विधानसभा का जो अनुरोध थी, रिक्वेस्ट था, इसको मान लिया और फिर सिक्किम क्या हो गया, भारत का 22वां राज्य बन गया, 22nd स्टेट बन जाता है। ये चोग्याल की एक तस्वीर आप लोगों को दर्शाई गई।
चोग्याल ने इस फैसले को नहीं माना और उसके समर्थकों ने भारत सरकार पर साजिश रचने तथा बल प्रयोग करने का आरोप लगाया। तो चोग्याल इस फैसले के विरोध में था, ठीक है। इनको मतलब हाउस घर में ही रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि विरोध प्रदर्शन था तो घर में रख करके आर्मी कंट्रोल करती है, ठीक है। तो इनका ऐसा मानना था कि भारत सरकार साजिश रचा है और बल का प्रयोग करके, ताकत का प्रयोग करके क्या है, सिक्किम को मिला है। तो इनका आरोप बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जनता की सपोर्ट, जनमत संग्रह के साथ भारत में विलय हुआ है सिक्किम का। बहरहाल भारत संघ में सिक्किम के विलय को स्थानीय जनता का समर्थन हासिल था। इस कारण ये मामला सिक्किम की राजनीति में कोई विभेदकारी मुद्दा न बन सका। तो लोगों की इच्छा थी, इसलिए कोई भी आगे जाकर के कोई बड़ा इशू या बड़ा मुद्दा नहीं खड़ा हुआ। ये सिक्किम की कहानी थी। अब सिक्किम की कहानी में एक बड़े व्यक्ति हैं जिनका नाम जान लेते हैं, काजी लेम्प दोराजी खांगसरपा। अब यहाँ पे सिर्फ 1904 लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है, मतलब अब भी ये जीवित हैं, ठीक है। काजी लेम्प दोरजी खांगसरपा सिक्किम के लोकतंत्र बहाली आंदोलन के नेता, तो सिक्किम में लोकतंत्र को चलाने वाले, लोकतंत्र की शुरुआत करने वाले नेता हैं। सिक्किम प्रजामंडल एवं सिक्किम राज्य कांग्रेस के संस्थापक, तो सिक्किम प्रजामंडल पार्टी बनाई, सिक्किम में जो सिक्किम कांग्रेस है उसके संस्थापक रहे। 1962 में सिक्किम नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी। फिर चुनाव में विजय के उपरांत सिक्किम के भारत में विलय के समर्थक, और जैसे ही चुनाव में जीते तो इस पक्ष में थे कि सिक्किम का भारत में विलय होना चाहिए। एकीकरण के बाद सिक्किम कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय, और जैसे ही एकीकरण हो गया तो जो सिक्किम कांग्रेस थी वो भी किसमें मिल गई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मिल जाती है। ये हैं काजी लेम्प दोरजी खांगसरपा जी। अब बात करते हैं हमारा एक और लास्ट एंड फाइनल इंपोर्टेंट टॉपिक, वो है समाहार और राष्ट्रीय अखंडता। देखिए कितना बड़ा सफर हम लोग कर करके आए हैं। हम 8 लेक्चर्स का सफर कर करके आए हैं। इन 8 लेक्चर्स में हम लोगों ने कहानी पढ़ी जम्मू कश्मीर की, हमने कहानी पढ़ी पंजाब की, हमने कहानी पढ़ी पूर्वोत्तर राज्यों की, हमने कहानी पढ़ी द्रविड़ आंदोलन की, हमने कहानी पढ़ी गोवा के मुक्ति की, हमने कहानी पढ़ी सिक्किम के विलय की। और अब इन सब को आप देखिए कितनी समस्याओं का सामना भारत की सरकार ने करा है। मैं इसलिए हमेशा कहता हूं कि आप पार्टियों के मत बनिए। आप ये मत कहिए कि नहीं साहब ये पार्टी बढ़िया है, उसने कुछ नहीं करा, या यही इसने कुछ नहीं करा, उन्होंने सब कुछ करा। अरे भैया 1947 से लेकर के आज की तारीख तक भी मैं कहता हूं कि जितनी भी पार्टी आई हैं, जितनी भी सरकारें आई हैं, उन्होंने भारत की एकता को, भारत की अखंडता को बनाने में बड़ा योगदान दिया है, भारत को विकास के रास्ते पर ले जाने में बड़ा योगदान दिया है, भारत का सर गर्व से ऊपर उठाने में उनका बड़ा योगदान है। तो सरकारों पर हाँ मानता हूं कि थोड़ा बहुत करप्शन में, थोड़ा बहुत गलत कामों में सरकारों पर हमारे आरोप लगे रहते हैं, परंतु भारत की सरकारों ने बड़े समझदारी के साथ काम किया है। और देखिए एक बात ये भी समझिए कि भारत का संविधान बेहतर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, परंतु संविधान को जो चलाने वाले लोग होना वो और भी बेहतर होना चाहिए। और ये बात हमें इन अध्यायों से देखने को मिलती है कि हमारे जो नेता हैं वो बहुत बेहतर है, ठीक है। संविधान में जो बातें लिखी हुई थी उन्हीं के दायरे में रह करके किस प्रकार से देश की एकता और अखंडता को बनाए रखा, कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इतनी विविधताएं होने के बावजूद भी सबको एक रखा और कहीं पर भी फालतू में कोई हथियार का प्रयोग नहीं करा। बात कर करके बनाई है, बात करी है, गए हैं कि आइए बैठ करके बात करते हैं, समझौता कर लेते हैं, आपको थोड़ी सी ज्यादा स्वायत्तता दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर मिल करके रहिए। अलग होने की बात मत करिए, अलगाववाद की बात मत करिए, लोगों को भड़काने की बात मत करिए, विरोध में जाने की बात मत करिए। आइए हम साथ बैठ कर करके, साथ मिलकर करके काम करेंगे और फिर राष्ट्र को विकास की ऊंचाइयों पर लेकर के जाएंगे, फिर से भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। ये बड़ी बात है कि चाहे किसी भी पार्टी की सरकार आई, उन्होंने बहुत मेहनत करी है, तो हमें किसी पर इस प्रकार से कोई आरोप हमारा नहीं होना चाहिए कि नहीं साहब उन्होंने तो कुछ नहीं करा। आप खुद आप पढ़ रहे हैं ना, आप खुद ये चीज जान रहे हैं ना। और बच्चों मैं पॉलिटिकल साइंस से चाहता हूं कि आप लोगों की एक डीप नॉलेज आप लोगों की हो, आप लोगों में एक बहुत अच्छा नॉलेज का जो लेवल हो वो हो। मुझे एक पॉलिटिकल साइंस का टीचर होने के नाते, मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूं, पर मुझे कभी इकोनॉमिक्स का टीचर होने के नाते दुख नहीं होता, बिल्कुल भी दुख नहीं होता, क्योंकि मैं कभी कुछ बच्चों से पूछता हूं, उनको नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, एक मामूली बात है कि हाँ भाई इकोनॉमिक्स थोड़ा सा हार्ड लेवल का सब्जेक्ट है, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं। और दूसरी बात 9th क्लास से हम पढ़ना शुरू करते हैं, 6, 7, 8 तक नहीं पढ़ते हैं, तो बेसिक जो होता है वो बच्चा ध्यान नहीं दिया होगा। पॉलिटिकल साइंस जो कि आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और अगर आज भी मैं सच कहूं कि अगर मैं कॉलेज के बच्चे से पूछूं कि बेटा आपके 6 मौलिक अधिकार कौन से हैं, 6 फंडामेंटल राइट कौन से हैं, बोलती बंद हो जाती है, चुप हो जाते हैं। दुख होता है, तब ऐसा महसूस होता है कि नहीं क्या क्या कर रहे हैं लोग। जिस देश में रह रहे हैं,
जिन अधिकारों के बलबूते बार बार वो ये कहते हैं ये मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है। अरे भैया वो अधिकार है कौन से, वो तो आपको पता होना चाहिए। वो तो आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान की क्या विशेषता है, आपको पता होना चाहिए कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की क्या विशेषता है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे सरकारों ने क्या मेहनत करी है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे सरकारों ने, हमारे देश की जनता ने क्या संघर्ष करा है। बच्चों वो पता होना चाहिए। और कुछ भी नहीं पता हो तो कम से कम जो बेसिक से बेसिक बात भारत के संविधान की वो तो पता होनी ही चाहिए। इसलिए हमारा पॉलिटिकल साइंस पढ़ना बड़ा जरूरी है। मैंने क्लास 11th में आपको संविधान वाली किताब को बड़ी शिद्दत से पढ़ाया, विस्तार से और विस्तृत तरीके से मैंने आप लोगों को पढ़ाया। किस लिए पढ़ाया? कि आप कक्षा 11 में टॉप कर लो। अरे भैया आप 99% भी ला करके आपने स्कूल को टॉप कर लिया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मार्क्स आपके 12th में नहीं जुड़ रहे। परंतु अगर आपने बड़ी ईमानदारी से संविधान वाली किताब पढ़ी, राजनीतिक सिद्धांत वाली किताब को अगर आप लोगों ने पढ़ा, तो आपका जो सोचने का, आपका जो जीवन जीने का तरीका है उसमें परिवर्तन आया। मैं इस चीज को लेकर के खुश हूं। मुझे आपके 99% 11th में आए होंगे, मुझे इस बात की थोड़ी बहुत जरूर खुशी हुई होगी। परंतु अगर किसी दिन मैं किसी बच्चे के मुंह से यह सुनता हूं कि सर मैं कहीं पे गया था या गई थी और वहां पे मौलिक अधिकारों पर चर्चा चल रही थी और मैंने मौलिक अधिकारों पर अपनी बात रखी और मैंने बताया, लोगों ने मेरे लिए तालियां बजाई, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि सर आपके लेक्चर्स देख करके मुझे पॉलिटिकल साइंस का इतना ज्ञान हुआ, मुझे खुशी उस दिन होगी। मैं ये चाहता हूं कि जो चीज मैं सोशल साइंस के लिए करना चाहता हूं, पॉलिटिकल साइंस के लिए करना चाहता हूं, कि बच्चों में इंटरेस्ट पैदा हो। लोग सिर्फ रट्टा ना मारे, लोग सिर्फ क्लासेस पास करने के लिए ना करें, वो उनको करना चाहिए इसलिए क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उसका ज्ञान हमारे पास होना बड़ा जरूरी है। हमें हमारे संविधान के बारे में पता होना जरूरी है, हमें हमारे अधिकारों के बारे में, हमें हमारे कर्तव्यों के बारे में पता होना बड़ा जरूरी है। और बच्चों अगर आपसे भी एक ही बात कहता हूं कि कक्षा 12 की तैयारी आप करिए, परंतु जब भी समय मिले कक्षा 11 के संविधान वाले लेक्चर्स को बड़े विस्तार से और विस्तार तरीके से अच्छे से आप उनको एक एक लेक्चर को फिर से देखिए, नोट्स बनाइए और जिस दिन आपको पूरा वो हो जाए उस दिन फिर कोशिश करिएगा कि एक अच्छे से बड़े लेवल की संविधान की किताब उठा करके आप उसको पढ़ें, उसको जानें, उसको ज्ञान प्राप्त हो। मुझे खुद बहुत बड़ा दुख होता है कि जब लोगों से पूछा जाता है संविधान कब लागू हुआ, कब लागू हुआ, पता ही नहीं है। और ये कभी कोई बच्चे ऐसे कोई बाद में 10-15 साल के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, बड़े बड़े 25-25, 30-30, 35-35 साल, भाई क्या कर रहे हो फिर आप देश में रहकर करके, जब आपको यही नहीं पता कि हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ है, क्या मतलब। और आधी से ज्यादा जो पब्लिक है उसको स्वतंत्र और गणतंत्र का डिफरेंस भी नहीं पता। उनको यह भी नहीं पता कि हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। बोलेंगे संविधान लागू, हाँ बिल्कुल सही बात है, संविधान लागू हुआ, पर उस दिन को फिर संविधान दिवस मनाओ, गणतंत्र दिवस क्यों बना रहे हो। तो गणतंत्र का क्या अर्थ होता है लोगों को नहीं पता। और अगर आपने भी कक्षा 11 पढ़कर करके अगर आपको भी गणतंत्र का मतलब नहीं पता, आपको भी छोटी छोटी बातों का अर्थ नहीं पता, आप भी ये नहीं जानते कि संविधान कब लागू हुआ, कब संविधान दिवस मनाया जाता है, कब गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो बच्चों मैं माफी चाहूंगा, फिर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। और मेरी क्लास में कभी भी रट्टा मारने के लिए तो बैठा ही मत करो। ये मत सोचा करो कि मैं आज का लेक्चर देख करके 90 ले आऊंगा, 95 ले आऊंगा, 99 ले आऊंगा। मेरे लिए वो 95-99 बेकार है। अगर आपने एग्जाम देते ही वो सारा ज्ञान आपने ले जाकर करके कचरे में डाल दिया कि हाँ साहब भूल गए, ये लो, मेरे लिए बेकार है। इतना इंटरेस्ट, इतना जोर, इतना जो दम लगाया जा रहा है वो इसलिए नहीं लगाया जा रहा कि सिर्फ आप 90-95 ले आओ, बोर्ड टॉप कर लो, दैट्स ऑल। वो तो एक मुद्दा है, परंतु उसके साथ ये है कि आपके अंदर वो ज्ञान खून की हर एक बूंद में रमना चाहिए। जब आप कहीं खड़े हो तो वो ज्ञान आपका झलकना चाहिए, आप लोगों को महसूस करा सको कि हमारे देश के संविधान पर गर्व करिए, संविधान पर गर्व करिए, देश पर गर्व करिए, राष्ट्र पर गर्व करिए, राष्ट्र की एकता अखंडता पर गर्व करिए। सरकारें किसी की भी आई हो, उनकी भी अच्छे कामों की तारीफ करना हमें सीखना होगा। ये चीज, ये गुण आप लोगों में आना चाहिए और विनम्रता जो है वो तो रहनी ही चाहिए बच्चों। तो मैं यही कह रहा हूं कि अभी तक के इस पूरे चैप्टर में देखा कि कितना संघर्ष सरकारों ने भी करा है और जनता का तो रहा ही है। तो आइए समाहार और राष्ट्रीय अखंडता और देख लेते हैं, लास्ट टॉपिक। इन मामलों से पता चलता है कि आजादी के 6 दशक बाद भी राष्ट्रीय अखंडता के कुछ मसलों का समाधान पूरी तरह से नहीं हो पाया। 6 दशक का मतलब है 60 साल, आजादी के 60 साल बाद तक भी, मतलब लगभग 2000 तक भी हम देखते हैं कि जो कुछ मसले हैं उनका समाधान पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। हमने देखा कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं लगातार एक न एक रूप में उभरती रही।
कभी कहीं से अलग राज्य बनाने की मांग उठी तो कहीं आर्थिक विकास का मसला उठा, कहीं कहीं से अलगाववाद के स्वर उभरे। तो हमने देखा कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं लगातार कभी ना कभी किसी ना किसी एक रूप में उभरती रही। कहीं पर अलग राज्य बनाने की मांग उठ रही है, ठीक है, तो कहीं पर आर्थिक विकास की मांग उठ रही है कि साहब हमारे राज्यों में विकास नहीं हो रहा है, हमारे एरिया में डेवलपमेंट नहीं करा रही सरकार, और कहीं कहीं पर अलगाववाद के स्वर उठे हैं, ठीक है, कि हमें अलग राष्ट्र चाहिए, हमें अलग देश चाहिए। ये जो तस्वीर दिखाई गई है वो राष्ट्रीय एकता की दिखाई गई है कि एक हाथ से हाथ जोड़ते जाइए और एक होते जाइए, ठीक है। और मैंने पहले भी लेक्चरों में कहा है कि बच्चों हम सोशल साइंस के टीचर हैं और आप सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं। हमारा काम तोड़ना नहीं, हमारा काम जोड़ना है। चाहे वो समाज हो, चाहे वो कुछ भी हो, हमें जोड़ने की आवश्यकता है। आप टॉपिक्स को जोड़िए, आप हर चीज़ को जोड़ते चलिए, और जोड़ते चलेंगे तो ही बेहतर होगा, तो ही अच्छा होगा। ओके। 1980 के दशक के दौर में भारत की राजनीति इन तनावों के घेरे में रही और समाज के विभिन्न तबकों की मांगों में पटरी बैठाने की लोकतांत्रिक राजनीतिक क्षमता की परीक्षा हुई। तो 1980 के बाद के दौर हम लोगों ने पूरा पढ़ा ही, कितना तनाव रहा, किन किन राज्यों में रहा, किन किन इलाकों में रहा, ये जो पूरा तनाव है हम लोगों ने देखा। और इस सभी जो विभिन्न जो मांगे थी उनको पटरी पर लाने की, मतलब उनको सही करने की जो बात है, वो लोकतांत्रिक राजनीतिक क्षमता की परीक्षा हुई कि भाई जो लोकतांत्रिक राजनीति है क्या वो इतनी कैपेबल है, इतनी कैपेसिटी है उसमें कि भैया वो इन मामलों को, इन तनावों को शांत कर सके और जो एकता अखंडता है उसको बनाए रखे, ये रख पाएगी या नहीं रख पाएगी। ये लोकतंत्र की परीक्षा थी। अब आप ये बात भी देखिएगा कि जिस दिन से भारत में लोकतंत्र स्थापित हो रहा है उस दिन से बार बार में भारत के लोकतंत्र पे सवाल उठाए जा रहे हैं, बार बार में भारत का लोकतंत्र परीक्षा देता हुआ निकल रहा है, परंतु हर परीक्षा में सफल होता जा रहा है। आप याद करिएगा वो दूसरा अध्याय इसी किताब का, जब लोगों ने ये कहा था कि जवाहरलाल नेहरू एक बहुत बड़ा जुआ खेल रहे हैं, वो जिंदा रहते ये देख लेंगे कि भारत जैसे देश में लोकतंत्र असफल हो जाएगा, परंतु जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, चुनाव आयोग के नेतृत्व में इस देश की जनता ने दिखा दिया पूरी दुनिया को कि भैया लोकतंत्र भारत में ही सफल होगा, और हम कर करके दिखाएंगे। 50% से ज्यादा वोटिंग हुई तो दुनिया बिल्कुल चुप हो गई। फिर आगे हम बढ़े और फिर कहीं चुनौती आई, फिर हम आगे बढ़े, फिर आपातकाल की चुनौती आई, फिर हम आगे बढ़े, फिर हमने देखा क्षेत्रीय आकांक्षाओं की चुनौती आई, परंतु हर बार जो लोकतंत्र है सफल होता गया और भारत को लोकतांत्रिक बनाए रखा। हम इन उदाहरणों से क्या सबक सीख सकते हैं? देखिए, अब आपको चाहे कोई सी भी किताब पढ़ाई जाए, समकालीन विश्व राजनीति की हो, चाहे स्वतंत्र भारत में राजनीति हो, कोई भी मुद्दा अगर आपको पढ़ाया जा रहा है वो इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि जो कहानी है, जो स्टोरी दी जा रही है, इससे आप क्या सीख सकते हैं। मेन जो बात है, जो निष्कर्ष है, जो कंक्लूजन है, वो हमें निकालना है। तो ये जितने भी उदाहरण है उनसे हमने क्या सबक सीखा है, आइए देखते हैं। पहला सबक, क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग है। देखिए, लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग है, मतलब इसलिए कहना चाहता है कि लोकतंत्र जहां पर होगा वहां पर क्षेत्रीय आकांक्षाएं होंगी। लोकतंत्र जहां पर होगा वहां पर क्षेत्रीय आकांक्षाएं होंगी। आज मुझे आप एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कि दो टीचर हैं, एक टीचर बहुत ज्यादा कठोर है, बहुत ज्यादा डांटते हैं, पीटते हैं, बच्चों को बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, तो अगर किसी बच्चे को कुछ छोटी सी प्रॉब्लम भी होगी ना, तो वो कभी भी उस टीचर के पास जाकर के शेयर नहीं कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। और एक टीचर है बेटा, बहुत उदार है, हंसी मजाक के साथ आपको पढ़ाते हैं, प्यार प्रेम से आपसे बातचीत करते हैं, आपको कभी जीवन में लगा नहीं यार ये छोटी सी परेशानी है, मैं एक बार सर से मैम से जाकर के बात करता हूँ कि सर प्लीज़ थोड़ा सा देखिए ना, ये जो आपने पढ़ाया था ना सर, ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई थी सर, प्लीज़ एक बार आप समझा दीजिए सर, मेरे जीवन में ये समस्या चल रही, प्लीज़ सर इसका कुछ सॉल्यूशन बताइए। मैं यहाँ पर ये एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ कि जहाँ उदारता है, जहाँ पर थोड़ा सा लिबरल है व्यक्ति या लिबरल है थोड़ा सा सिस्टम, वहीं व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं को रख सकता है। एक माता पिता कठोर है, जिनके सामने बच्चा डरता हुआ बोलता है, तो वो अपनी इच्छाएं क्या रखेगा? इच्छाएं कहाँ रखी जा सकती है? जहाँ पर माता पिता थोड़े से उदार हों, थोड़े से लिबरल हों, उनको बोल सकता है नहीं मम्मी पापा प्लीज प्लीज आज तो मुझे यही वाला गिफ्ट चाहिए, प्लीज बाबा दिलाओ, मेरा बर्थडे आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से लोकतंत्र उदार है बेटा, लिबरल है, और लिबरल जहां पर होगा वहां पर आकांक्षाएं इच्छाएं रखी जाएंगी। तो लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग है आकांक्षा इच्छाओं का आना, ये गलत बात नहीं है। क्षेत्रीय मुद्दे की अभिव्यक्ति कोई असामान्य अथवा लोकतांत्रिक राजनीति के व्याकरण से बाहर की घटना नहीं है। ये क्षेत्रीय मुद्दे की जो अभिव्यक्ति हो रही है, ये कोई ऐसा नहीं है असामान्य घटना, और क्यों होगी, होगा भाई, जहां लोकतंत्र है वहां ये बात पॉसिबल है, ये होगा। ठीक है, कोई ऐसा लोकतांत्रिक राजनीति के व्याकरण से बाहर की घटना नहीं।
ग्रेट ब्रिटेन जैसे छोटे देश में भी स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में क्षेत्रीय आकांक्षाएं उभरी हैं। ठीक है, तो ग्रेट ब्रिटेन में भी आप देखेंगे तो स्कॉटलैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड, यहाँ पे जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं वो उभरी हैं। बच्चों फिर भी मैं देखो आपको एक बात बताऊं, ग्रेट ब्रिटेन का ये झंडा आप देख रहे हैं, ग्रेट ब्रिटेन का ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। देखिए ग्रेट ब्रिटेन ने तो फिर भी क्या करा था कि स्कॉटलैंड को जबरदस्ती मिलाया, वहाँ स्कॉटिश जो लोग हैं, वेल्स वाले जो लोग हैं, उनके पूरे कल्चर को खत्म कर दिया गया और इंग्लिश कल्चर जो है वो डोमिनेट कर दिया गया। परंतु भारत ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करा। भारत ने सबका कल्चर बना करके रखा है, भारत ने सबके कल्चर को मेंटेन करके रखा है। और मैं यहाँ तक भारत की सरकारों की तारीफ करता हूँ कि एक भाषा बोलने वाला व्यक्ति है वो भी बाकी रह रहा था, तो भारत सरकार ने उस पूरी भाषा को लिखवाया है, मेंटेन करवाया है कि आगे आने वाली पीढ़ियां हमारी भाषा को जान सके। भारत की सरकारों की जहां तारीफ होगी वहां तारीफ भी करेंगे और जहां बुराइयां होंगी वहां बुराइयां भी करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस वाले हैं साहब हम। स्पेन में बास्क लोगों, श्रीलंका में तमिलों अलगाववादी मांग की। ठीक है, तो स्पेन में जो बास्क लोग हैं, स्पेन की यहाँ पर आपको तस्वीर दिखाई गई, ये स्पेन, ये पुर्तगाल। ठीक है, वही पुर्तगाली जो कि भारत आए थे। और श्रीलंका में जो तमिल अलगाववादी है बेटा, इनका आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है। ठीक है, और इसका जो तमिलों की या श्रीलंका की जो कहानी है, यह भी हम लोग जो हमारी दूसरी किताब है समकालीन विश्व राजनीति, उस वाले में भी पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, श्रीलंका के बारे में, भूटान के बारे में, चीन के बारे में, इन सभी देशों की चर्चा हम लोग अभी आगे जो दूसरी किताब होगी उसमें करेंगे। भारत एक बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ विभिन्नताएं भी बड़े पैमाने पर है, अतः भारत को क्षेत्रीय आकांक्षाओं से निपटने की तैयारी लगातार रखनी होगी। तो भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है और विभिन्नताएं भी जो है बड़े पैमाने पे है, बहुत सारी विविधता है और विविधताएं के साथ साथ लोकतंत्र भी है जहाँ पे लोग अपनी आकांक्षा, अपनी इच्छाओं को जाहिर कर सकते हैं। तो इसलिए भारत को ऐसी जो बातें हैं उनके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ठीक है, ऐसी बातें जो डिमांड्स हैं ऐसी उठती रहती हैं। पहला सबक तो हमारा ये हुआ। पहला सबक हमारा क्या है कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग है। लोकतंत्र होगा वहां पर क्षेत्रीय आकांक्षाओं को उठना आम बात है, मामूली बात है, सामान्य है बच्चों। दूसरा सबक यह है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं को दबाने की जगह उनके साथ लोकतांत्रिक बातचीत करने का तरीका अपनाना सबसे अच्छा है। तो जो क्षेत्रीय आकांक्षा है उनको दबाने की जगह, उनका दमन करने की जगह अच्छा है कि आप उनसे बातचीत के साथ आप बात कर ले। ठीक है, देखो बच्चों कोई भी चीज होगी ना उसको आप जितना दबाओगे ना वो उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगी, उतना ही वो समस्या देगी आपको। अगर आप जैसे मान लीजिए आप कुछ पढ़ रहे हैं और आपको वो चीज समझ में नहीं आया, आप इग्नोर करो, कोई बात नहीं, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, तो बार बार में वही चीज आपको क्या, आप उसको छोड़ नहीं रहे, आपने उसको समझने की कोशिश नहीं करी, आप बस उसको हाँ देखते हैं, छोड़ देते हैं, तो बार बार में वो चीज आपको याद आएगी। आप क्या कर रहे हो, आप उसको दबाने की, आप उसमें मिट्टी डालने का काम कर रहे हो। ऐसे नहीं डलती भैया। आप कोशिश करो कि आप उस चीज को अच्छे से एक्सेप्ट कर लो, आप उसी को अच्छे से समझो। ऐसे ही मन में कहीं पे झगड़ा होता है, किसी के साथ कोई झगड़ा होता है, उन्होंने ऐसा करा, उसने आज मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, अलाना फलाना टीम का, ये सब वो, इससे अच्छा ना कि हम लोग बात कर ले। तो किसी भी बात को ज़्यादा दबाना नहीं चाहिए, हमें उससे बात कर करके ही बना लेनी चाहिए। तो यहाँ पर भी यही बात है कि जो क्षेत्रीय आकांक्षा है उन पर अटैक करवा कर करके उन बातों को दबाना, उनको छुपाना कि नहीं साहब देखो हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, नहीं ये जो हो रहा है ठीक है, आप उस जो बात से समाधान निकाल लीजिए, क्योंकि बात करने से ही बात बनेगी। जरा 80 के दशक की तरफ नजर दौड़ाइए। पंजाब में उग्रवाद का जोर था, पूर्वोत्तर में समस्याएं बनी हुई थी, असम के छात्र आंदोलन कर रहे थे और कश्मीर घाटी में माहौल आसान था। तो 80 के दशक का दौर देखिए बच्चों, उस समय पंजाब में उग्रवाद था, पूर्वोत्तर की समस्याएं थी, ठीक है, कश्मीर में माहौल शांत था और असम के छात्र आंदोलन कर रहे थे। कितनी घटनाएं एक साथ हो रही थी और उन सभी घटनाओं को भारत की सरकार बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभा रही थी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन घटनाओं को उनका सामना भारत की सरकार कर रही थी। इन मसलों को सरकार ने कानून व्यवस्था की गड़बड़ी का साधारण मामला मानकर पूरी गंभीरता दिखाई। बातचीत के जरिए सरकार ने क्षेत्रीय आंदोलन के साथ समझौता किया, इससे सौहार्द का माहौल बना और कई क्षेत्रों में तनाव कम हुआ। तो इसको कानूनी गड़बड़ी का साधारण सा मामला माना और सरकार ने बड़ी गंभीरता से उस मामले को में हस्तक्षेप करा। बातचीत के जरिए सरकार ने आंदोलन करने वालों से समझौते करे, ठीक है, और जो प्यार प्रेम का जो शांति का माहौल है वो सरकार ने बनाए रखा और तनाव कम कर दिया। मिजोरम के उदाहरण से पता चलता है कि राजनीतिक सुलह के जरिए अलगाववाद की समस्या से बड़े कारगर तरीके से निपटा जा सकता है। तो मिजोरम में तो हमने देखा जो अलगाववाद की भावना थी उसको भी खत्म कर दिया, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ कैसे, बातचीत के तरीके से। ओके, ये तस्वीर आपको दिखाई गई है मिजोरम। अब तीसरा सबक क्या है, सत्ता की साझेदारी के महत्व, ठीक है। अब देखो, अब एक बात आप सोचो कि आज के लेक्चर में मैं तीसरी बार क्लास 10th का नाम ले लूंगा, ये तीसरी बार आज फिर सत्ता की साझेदारी। याद करो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग।
पहला चैप्टर था, हमारा फर्स्ट अध्याय था बच्चों, और आज 12th में भी हम उसी सत्ता की साझेदारी की बात कर रहे हैं। इसलिए कहता हूं कि हर चीज जुड़ी हुई है, हर चीज हमें पढ़ना जरूरी है, हर क्लास में अच्छे से पढ़ना जरूरी है। सत्ता की साझेदारी का यहाँ पे मतलब क्या है, जो सत्ता है, जो पावर है, उसको हर वर्ग में, हर समूह में बांट देना चाहिए। तो हमें सत्ता की साझेदारी को, महत्व को समझना होगा। अगर उस एरिया में वो लोग रहते हैं तो उन लोगों के पास पावर रहनी चाहिए। उस एरिया में वो कल्चर है, वो संस्कृति, तो उनका प्रभुत्व, उनका डोमिनेंस रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सबका हम वहां ले जाकर के थोप दें या उनके ऊपर लाद दें। सिर्फ लोकतांत्रिक ढांचा खड़ा कर लेना ही काफी नहीं है, इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के दलों और समूह को केंद्रीय राज्य व्यवस्था में हिस्सेदार बनाना भी जरूरी है। सिर्फ लोकतांत्रिक ढांचा खड़ा कर देना ही काफी नहीं है, क्या हाँ सब हम लोकतांत्रिक है, उस प्रकार से व्यवहार करना भी जरूरी है। हर वर्ग को, हर समुदाय को, हर क्षेत्र को सरकार में, सत्ता में भागीदारी देना बड़ा जरूरी है। अब आप आज ये बात देखिए, किसी की भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे केंद्र में हो, चाहे राज्य में हो, मैं केंद्र सरकार की बात करता हूं, वहां पर देखिएगा जो मंत्री बनाए जाते हैं वो हर वर्ग का बनाया जाएगा। दलित समुदाय का भी होगा, पिछड़ी जाति का भी होगा, आदिवासी समुदाय का भी होगा, और जो स्वर्ण जाति होती है उनका भी होगा। हिंदू भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, सिख भी होंगे, ईसाई भी होंगे, ठीक है। पुरुषों को भी लिया जाएगा, महिलाओं को भी लिया जाएगा। इसके अलावा क्षेत्रीय विविधता भी देखी जाती है। दक्षिण से, हाँ भैया, दक्षिण से इस पर 3 मंत्री बनाए जाएंगे, पूर्वोत्तर से भी 2-3 मंत्री बनाए जाएंगे, राजस्थान से भी 1 मंत्री उठाया जाएगा, मध्य प्रदेश से भी 1 मंत्री लिया जाएगा। ये क्या है, ये उन क्षेत्रों को भी प्रतिनिधित्व देने की बात है। तो सिर्फ लोकतांत्रिक ढांचा खड़ा कर देने से मतलब नहीं है, जो केंद्रीय राज्य व्यवस्था उसमें हिस्सेदार बनाना भी जरूरी है। जब केंद्र सरकार कुछ करे तो सभी वर्गों की, सभी क्षेत्रों की जो आकांक्षा है उन पर ध्यान देकर के ही काम करे। ठीक इसी तरह ये कहना भी नाकाफी है कि किसी प्रदेश अथवा क्षेत्र को उसके मामले में स्वायत्तता दी गई, ठीक है। तो किसी प्रदेश अथवा क्षेत्र को बिल्कुल पूरी स्वायत्तता भी नहीं देनी चाहिए, कुछ पावर सेंटर के हाथ में रहना जरूरी है। क्षेत्रों को मिलाकर ही पूरा देश बनता है, इसी कारण देश की नीति के निर्धारण में क्षेत्रों की बातों को वजन दिया जाना चाहिए, ठीक है। आप पर देखो, क्षेत्रों से मिलाकर करके ही क्या बना है, देश बना है। और इसलिए हम क्या करेंगे, अगर एक एक एरिया की बातों को सुनते हुए चलेंगे, अच्छे से उनकी बातों को तवज्जो देंगे, उनकी बातों को मानेंगे और समस्या का समाधान वहीं उसी लेवल पर सोल्व कर देंगे, तो क्या होगा कि वो हमारे साथ मिले रहेंगे और ये देश जो है एकता अखंडता वो बनी रहेगी। यदि राष्ट्रीय स्तर के निर्णयों में क्षेत्रों को वजन नहीं दिया गया तो उनमें अन्याय और अलगाव का बोध पनपेगा, ठीक है। तो अगर राष्ट्रीय स्तर के जो निर्णय हैं उनमें क्षेत्रों को वजन नहीं दिया गया, तुमको ऐसा लगेगा कि साहब हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो अलगाव का बोध या अलगाव का जो भाव है वो उनमें पनप जाएगा। फिर चौथा सबक ये है कि आर्थिक विकास के एतबार से विभिन्न इलाकों के बीच असमानता हुई तो पिछड़े क्षेत्रों को लगेगा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, ठीक है। और आर्थिक विकास, क्योंकि मैं बार बार एक ही बात कहता हूं बच्चों, इकोनॉमिक्स इज द फादर या इकोनॉमिक्स इज द मदर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। इकोनॉमिक्स ही सब कुछ है। हर प्रकार का शासक सबको झेल लेगी, जनता सब कुछ कर लेगी, परंतु जिस दिन अर्थव्यवस्थाएं बिगड़ेंगी, जिस दिन इस पापी पेट को भूख लगेगी, उस दिन फिर ये सरकारें लोकप्रिय नेताओं को नहीं देखती, व्यवस्था को नहीं देखती है, सिर्फ विरोध प्रदर्शन पे उतरती है। इसलिए कहा जाता है इकोनॉमी बड़ी ताकत रखती है। तो आर्थिक विकास जब नहीं होता है तो कुछ एरियाज को ऐसा महसूस होता है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि साहब हमारे एरियाज का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, हमारे एरियाज के साथ ठीक नहीं हो रहा है, हमारे एरिया का विकास नहीं हो रहा है। तो उनसे एक अलगाव वाला सा जो भाव है वो आता है कि देखो साहब, हम जो देश की सरकार है उधर ही उधर के राज्यों का विकास करा रही है, हमारा विकास नहीं कर रही है। तो आर्थिक विकास भी क्या समान दर पर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो तस्वीर दिखाई गई है वो आर्थिक विकास की दिखाई गई। भारत में आर्थिक विकास प्रक्रिया का एक तथ्य क्षेत्रीय असंतुलन भी है। ऐसे में स्वाभाविक है कि पिछड़े प्रदेशों अथवा कुछ प्रदेशों के पिछड़े इलाकों को लगे कि उनका पिछड़ेपन की प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाना चाहिए। तो आर्थिक जो विकास प्रक्रिया है उसमें क्षेत्रीय असंतुलन, ठीक है, क्योंकि कुछ क्षेत्रों का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है, कुछ क्षेत्रों का नहीं है, या किसी एक राज्य में कुछ एरियाज का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है, किसी का नहीं है। तो जिनका जो पिछड़ेपन है उनको प्राथमिकता देनी चाहिए और प्राथमिकता के आधार पर क्या करना चाहिए, उनका विकास करना चाहिए। अनुच्छेद 371 के तहत ये बात भी ध्यान रखिएगा कि जैसे राष्ट्रपति जी एक बोर्ड बना सकते हैं, लोगों का ग्रुप लोग मतलब जो बहुत टैलेंटेड लोग हो, जाने वाले लोग, उनका एक ग्रुप बना सकते हैं और उस एरिया पर विकास के लिए राय मांग सकते हैं, कैसे विकास सरकार कर सकती है। तो विकास करने के लिए भी 371 में प्रावधान होते हैं।
वे ये भी कह सकते हैं कि भारत सरकार ने जो नीतियां अपनाई है उसी के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हुआ है। अगर कुछ राज्य गरीब रहे और बाकी तेजी से प्रगति करे तो क्षेत्रीय असंतुलन पैदा होगा। साथ ही अंतर प्रांतीय और अथवा अंतर क्षेत्रीय आप्रवास में भी बढ़ोतरी होगी। देखिए, अब ये लोग जो अगर कहीं किसी एरिया में विकास नहीं हुआ है तो भारत सरकार पे ये आरोप लगा सकते हैं कि भैया ये जो क्षेत्रीय असंतुलन हुआ है कि भैया कुछ एरिया बहुत डेवलप्ड है और कुछ नहीं है, तो उसमें वो ये कह सकते हैं कि हाँ भैया सरकार के जो नीतियां है उसके कारण। और बिल्कुल मानेंगे हम इस बात को, क्योंकि अगर एक क्षेत्र का विकास हो रहा है तो वहां पर भी सरकार की बड़ी भागीदारी है, और नहीं हो रहा है तो वहां भी सरकार की भागीदारी है, क्योंकि ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। अगर विकास हुआ है तो हमने तारीफ सरकार की करी, तो विकास नहीं हुआ तो भी तारीफ जो बुराई होगी वो किसकी होगी? सरकार की होगी। तो लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई भारत सरकार की जो नीतियां है उनके कारण ये क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हुआ है कि कुछ एरियाओं का बहुत ज्यादा विकास हो गया, कुछ का नहीं हुआ। परंतु सरकार की नीतियों के साथ और भी चीजें निर्भर करती है बच्चों। वहां की सामाजिक स्थितियां क्या है, वहां की भौगोलिक स्थितियां क्या है, किस प्रकार का वहां का पूरा जो व्यवस्था है उसको समझना जरूरी होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, उड़ीसा या इधर की तरफ जब आप जाएंगे तो वहां पे थोड़ा सा विकास अभी भी कम है। क्यों? एक तो क्या है कि वहां पे निवेश जो है वो बहुत कम कर रखा है, जो इन्वेस्टर्स है वो निवेश नहीं करते हैं, इंडस्ट्रीज नहीं है, ठीक है, बड़े बड़े उद्योग नहीं है, क्योंकि वहां पे जो है जो समुदाय जो रह रहे हैं, आदिवासी समुदाय जो रह रहे हैं, तो वो विकास की जो गति होती है उसको थोड़ा सा प्रभावित करे हुए हैं। जैसे कि भैया जंगलों से जो है उनको बचाना, तो वहाँ पे अब जब जमीन नहीं मिलेगी, जब तक कहाँ फैक्ट्री बनेगी, इंडस्ट्रियाँ बनेगी, तो वहाँ की थोड़ी सामाजिक, जैसे कि हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था, तो वहाँ की सामाजिक स्थितियों को भी समझना पड़ता है। आर्थिक स्थितियों में हम ये देखें कि भाई वहाँ पे कौन सा, मतलब आप मान लीजिए कौन सा खनिज है या क्या है, किस प्रकार से आर्थिक विकास वहाँ पर हो सकता है। परंतु अगर सरकारें चाहे तो राह निकाल सकती है और राह निकाल करके विकास कर सकती है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि सरकार की नीतियाँ कहीं ना कहीं हमारे एरिया में नहीं है। और फिर अब जब मान लीजिए कि ये वाला एरिया बहुत ज्यादा विकास वाला है और ये वाले में विकास कम है, तो अब इससे क्या होगा? लोग इस वाले एरिया से इस वाले एरिया में जाना शुरू कर देंगे, इस वाले से इस वाले एरिया में जाना शुरू कर देंगे। यही बात बोली अंतर प्रांतीय और अंतर क्षेत्रीय। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में और एक राज्य से दूसरे राज्य में जो आप्रवास है, माइग्रेशन है, उसमें बढ़ोतरी होगी। सबसे आखिरी बात यह है कि इन मामलों से हमें अपने संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि का पता चलता है। वे विभिन्नताओं को लेकर अत्यंत सजग थे। देखिए, तो ये संविधान निर्माताओं की एक बड़ी मिसाल के लिए हम कह सकते हैं कि संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि को, उनके विजन को आप देखिए कि उन्होंने संविधान में ऑलरेडी ऐसे प्रावधान कर करके गए थे जिससे कि ये जो विविधता है, ये जो विभिन्नता है, इनको संभाल कर करके रखा जा सके और एक कर करके रखा जा सके, और देश की एकता अखंडता खंडित ना हो, वो बनी रहनी चाहिए, एकता अखंडता बनी रहनी चाहिए। आप विजन में देखिए कि भारत के संविधान निर्माताओं ने ऑलरेडी कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करके गए अनुच्छेद 371 के थे, जिससे कि हाँ भाई वहां के राज्य की जो संस्कृति है, विचारधारा है, वो बनी रहे। हाँ, भारत के संविधान निर्माताओं का विजन देखिएगा कि भाषा के आधार पर जो विविधता है उसके लिए कहा गया कि हम एक अनुसूची बनाते हैं और उसमें जो जो भाषाएं होंगी वो सबको वैल्यू दी जाएगी। तो शुरुआत में 14 भाषाएं जोड़ी गई और फिर धीरे धीरे 22 हो गई आज, ठीक है। इसके अलावा अनुसूची 6 में जो जनजातीय है उनको विशेष संरक्षण देने की बात भारत का संविधान कर करके गया है। जो समुदाय पिछड़े रह गए हैं उनके लिए विशेष प्रावधानों की बात संविधान कर करके गया है। अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधानों की बात करके गया है। महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, एक क्षेत्र के विकास, हर चीज को लेकर कर करके भारत के संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि आप देखेंगे तो आपको भारत के संविधान पर और भारत के संविधान निर्माताओं पर गर्व ही होगा। गर्व के अलावा कुछ भी नहीं होगा। परंतु आप सिर्फ और सिर्फ दूसरों की कहासुनी से सुनते हैं कि अरे संविधान में ये कमी है, संविधान में ये बुराई है, हमारा संविधान ऐसा, हमारा संविधान वैसा, तो बच्चों फिर बहुत गलत जा रहे हैं आप खुद पढ़िए, आप खुद जानिए, और जानेंगे तो आप गर्व ही महसूस करेंगे। हमारे संविधान के प्रावधान इस बात के साक्ष्य हैं, भारत ने जो संघीय प्रणाली अपनाई है वह बहुत लचीली है। अगर अधिकतर राज्यों के अधिकार समान हैं तो जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। तो हमारी संघीय प्रणाली कैसी है? लचीली है, फ्लेक्सिबल है, चेंज हो सकती है समय के साथ जैसा भी हो। तो अब कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान तो कुछ को बराबर भी रखा गया और कुछ को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया, स्पेशल प्रिविलेज भारत के संविधान ने दिया।
संविधान की 6ठी अनुसूची में विभिन्न जनजातियों को अपने आचार व्यवहार और पारंपरिक नियमों को संरक्षित रखने की पूर्ण स्वायत्तता दी गई है। तो संविधान की जो 6ठी अनुसूची है उसमें जो अलग अलग जनजातियां हैं उनको अपने आचार व्यवहार, अपने पारंपरिक नियमों को, अपने कल्चर को उनको बचाए रखने की भी पूरी आजादी दी गई है। पूर्वोत्तर की कुछ जटिल राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने में ये प्रावधान बड़े निर्णायक साबित हुए हैं। तो पूर्वोत्तर की समस्याओं को सुलझाने में ये वाले जो प्रावधान है वो बड़े निर्णायक साबित हुए। तस्वीर आपको दिखाई गई है समुदायों की। भारत का संवैधानिक ढांचा ज्यादा लचीला और सर्वसमावेशी है। तो भारत का जो संवैधानिक ढांचा है वो कैसा है? लचीला है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है, और सर्वसमावेशी है, सबको मिला लेने वाला है। जिस तरह की चुनौतियां भारत में पेश आई वैसे कुछ दूसरे देशों में भी आई, लेकिन भारत का संवैधानिक ढांचा अन्य देशों के मुकाबले भारत को विशिष्ट बनाता है। अब ऐसी समस्या दूसरे देशों में भी आई, ठीक है, परंतु भारत का संविधान भारत को एक विशिष्ट बनाता है, एक स्पेशल बनाता है। हमने कक्षा 11 में नेपाल की कहानी भी पढ़ी है, जहां पर 6 बार बच्चों 6 बार संविधान बदल दिया जाता है। 2015 में 6ठी बार वहां पर नया संविधान लागू हुआ, ठीक है, तो वहां पर भी संवैधानिक राजतंत्र था, ठीक है, राजतंत्र, फिर संवैधानिक राजतंत्र, और अब लोकतंत्र पे वो लोग आए। और हमने, आप हमारे भारत में देखिए कि विदेशियों को भगाया, विदेशियों को भगाने के बाद रजवाड़ों को भी जोड़ा, ठीक है, और उनको कुछ पावर भी दी। सिक्किम में हमने देखा संवैधानिक राजतंत्र भी लागू करा, सब कुछ करा, परंतु संविधान के दायरे में रहकर के, संविधान को मान करके। तो संविधान की विशिष्टता, संविधान की दूरदृष्टि आप देखिए। जो लोग ये कहते हैं कि भारत के संविधान में इतने से समय में इतने बदलाव हो गए हैं, अरे भाई वो बदलाव क्यों? क्योंकि वो खुद को ये मानता है कि हाँ मैं चेंजेबल हूं, समय के साथ परिवर्तन होना जरूरी है। और धीरे धीरे अगर कुछ छोटे मोटे परिवर्तनों से देश की एकता अखंडता बनी रहती है तो ऐसा परिवर्तन बहुत अच्छी बात है। परंतु भारत के संविधान ने हर वक्त सरकारों का मार्गदर्शन करा है, हर वक्त रास्ता दिखाया है, और कहीं ना कहीं अगर सरकारें बड़े गौर से, बड़े ध्यान से संविधान की गहराइयों में जाएगी तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ साहब, इस समस्या का भी समाधान भारत के संविधान ने दे दिया। हर समस्या का समाधान आपको भारत के संविधान में मिल ही जाएगा। क्षेत्रीय आकांक्षाओं को यहां अलगाववाद की राह पर जाने का मौका नहीं मिला, तो जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं थी उनको अलगाववाद की राह पर जाने का मौका नहीं मिला। भारत की राजनीति ने स्वीकार किया कि क्षेत्रीयता लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग है, और भारत की राजनीति ने स्वीकार कर लिया कि जो क्षेत्रीयता है वो लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग है, उसको अलग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर हमारा जो पूरा चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट। अब हम बात कर लेते हैं राजीव गांधी जी की 1944 से 1991। 1984 बाद राजनीति में सक्रिय हुए इंदिरा गांधी जी की डेथ के बाद। पंजाब के आतंकवादियों से 1989 के बीच भारत के प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी के पुत्र हैं। 1980 के मिजो विद्रोहियों और असम छात्र संघ से समझौता करा। खुली अर्थव्यवस्था और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर को लाने में बड़ी, और प्रौद्योगिकी को लाने में इनका एक बहुत बड़ा योगदान है बेटा। सिनाला और तमिल को समस्या को सुलझाने के लिए सेना को श्रीलंका की एलटीटी आत्मघाती द्वारा लिए भारतीय शांति सरकार के अनुरोध पर श्रीलंका भेजा और संदिग्ध हत्या। एलटीटी क्या है बेटा? एलटीटी, ठीक है, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स एलम, ठीक है, ये तमिलों का वो समुदाय था जो कि वहां पर श्रीलंका में डिमांड करता था कि साहब हमें एक स्वायत्तता चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, ठीक है। तो अब उनसे थोड़ी सी सुरक्षा करने के लिए श्रीलंका में क्या भेजी गई थी? भारत की सेना भेजी गई थी, और संदिग्ध इनकी हत्या कर दी जाती है। ये है राजीव गांधी जी। और इसी के साथ चलिए आज अपना जो चैप्टर है वो भी पूरा कंप्लीट होता है। और आपको कोई भी डाउट रहा हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बच्चों कैसे लगे आपको ये लेक्चर्स तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और मिलेंगे आगे के लेक्चर्स में नए चैप्टर के साथ। और प्लीज़ बच्चों, प्लीज़ अपने इस लर्निंग शेयर आर्ट्स के चैनल को जल्दी से जल्दी यूँ बड़ा कर दीजिए। कोशिश करिए कि जब तक हम अगला चैप्टर करें तब तक और भी बड़ा परिवार हो जाए, हम 50K को क्रॉस कर जाए, हम बहुत आगे जल्द से जल्द पहुंच जाए, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है। प्लीज़ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।